जब मैंने रेसलिंग शुरू किया था तो ऐसे कुछ स्पोर्ट्स चुना नहीं था कि यही मैं करूँगी। शुरू मैंने बास्केटबॉल से शुरू किया था। जब ओलंपिक्स में मेडल आता है तो ठीक है, सब हेलो हाय सबको पता ही है, और जब नहीं आता तो एकदम भूल जाते हैं सब। तो एक एथलीट के लिए 100 ग्राम कितना इम्पोर्टेंट होता इंडिया के लिए भी अच्छी बात नहीं है, मतलब हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि मूवी देखने चले जाओ, शॉपिंग करने, कुछ है ही नहीं बाहर, सिर्फ यही छोटी सी दुनिया है हमारी। नमस्कार, दिल आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं रविराज भारद्वाज, और हमारे साथ आज बात करने के लिए है निशा दहिया। और ये इंटरव्यू जो हो रहा है वो IAS विजयनगर में हो रहा है, जहां अभी ये ट्रेनिंग कर रही है। निशा, पहला क्वेश्चन ऐसे ही स्टार्ट करते हैं कि ये गेम ही क्यों? जब मैंने रेसलिंग शुरू किया था तो ऐसे कुछ स्पोर्ट्स चुना नहीं था कि यही मैं करूँगी शुरू। जैसे कि हम 2 सिस्टर से भाई नहीं है, तो पापा को ऐसा लगता था कि मैं पापा के सारे सपने पूरे करूँ और ऐसा गेम चूज़ करूँ जो मतलब आगे चल के मतलब जिसमें फ्यूचर सही हो। तब ऐसे पता नहीं था रेसलिंग में इतना अच्छा करूँगी, तो पापा को लगा था कि मेरे को रेसलिंग करना चाहिए। शुरू मैंने बास्केटबॉल से शुरू किया था, 1 साल मैंने बास्केटबॉल किया है, देन रेसलिंग शुरू किया। और फिर जो जहाँ पे मैं रेसलिंग शुरू किया ना, वहाँ 3-4 ही गेम थे, जैसे वॉलीबॉल। जगह का नाम भी आप ले सकते हो। हाँ, मैंने निडानी स्पोर्ट्स स्कूल है, वहाँ पे शुरू किया था। वहाँ पे सब टीम गेम था रेसलिंग को छोड़ के, तो पापा को ऐसा था कि मैं टीम गेम ना करूँ और ऐसा इंडिविजुअल कोई स्पोर्ट्स चूज़ करूँ, तो फिर मैं रेसलिंग चूज़ किया था। तो अब रेसलिंग में किस तरीके से चल रही हैं तैयारियां, कैसी चल रही है? अभी आपका फोकस कहाँ है? किन किन, मतलब जो गेम्स आने वाले हैं बहुत सारे, उसमें किन गेम पे आप फोकस कर रही है? किस तरह की तैयारियां आपकी चल रही है? जैसे कि आपको पता है, ओलंपिक्स में इंजरी के बाद अभी रिहैब ख़त्म हुआ है और मेरा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे काम चल रहा है। और अभी लास्ट ईयर जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप होगा उसी के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। अदरवाइज़ जो नेक्स्ट ईयर होंगे एशियन गेम्स, उनके लिए मैं तैयारी करूँगी और कर भी रही हूँ, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम बोल नहीं सकते, क्योंकि अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी ख़त्म होते ही एशियन गेम्स आ जाएंगे, उनके ट्रायल्स आ जाएंगे। तो बस वही अपना फोकस, जो कमी थी उनको पूरा करेंगे, और जो प्लान हमने पहले बनाया था उसी तरह से नया प्लान, जैसे कोच देखते हैं मेरे, मैं आमिर सर के साथ ट्रेनिंग करती हूँ, तो जो प्लान बनाएंगे उस हिसाब से हम ट्रेनिंग करेंगे और अच्छा करेंगे। पेरिस ओलंपिक्स पे आए। पेरिस ओलंपिक्स में जब आपने क्वालिफाई किया, आप उस लेवल तक गए, लेकिन वहाँ क्या हुआ था? अगर इंजरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही थी, या इसके अलावा कोई और ऐसा रीज़न था? नर्वसनेस कह सकते हो आप, कि बहुत सारे एथलीट्स होते हैं कि जो नर्वस हो जाते हैं ऐसे मोमेंट पे पहुँच के नेशनल लेवल पे खेलना, और एक इंटरनेशनल लेवल पे वो भी ओलंपिक में अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना। तो उस टाइम पे क्या बहुत ज़्यादा प्रेशर था, या और भी कुछ रीजन्स थे? जैसे अगर बात करूँ मैं क्वालिफ़िकेशन की, तो क्वालिफ़िकेशन में थोड़ा सा प्रेशर मैं फ़ील कर रही थी। फर्स्ट जब एशियन क्वालिफ़िकेशन में मैं गई थी तो थोड़ा सा प्रेशर फ़ील कर रही थी कि हाँ, मुझे करना ही है और दूसरा ऑप्शन नहीं है मेरे पास, क्योंकि लास्ट जब मैं 2020 के क्वालिफ़िकेशन में, एशिया क्वालिफ़िकेशन में हार गई थी और वर्ल्ड में मेरा नहीं हुआ था, तो वही प्रेशर था कि अब की बार तो मुझे करना ही है। अदरवाइज़ ओलंपिक्स में जैसे हमने ट्रेन किया था, जैसे हमने प्लान किया था, काफ़ी कुछ उसके हिसाब से था। मैं नर्वस नहीं थी, अच्छा लग रहा था, जगह अच्छी लग रही थी। और जैसे कई बार लगता है प्रेशर, लेकिन उस दिन मुझे कुछ भी प्रेशर फ़ील नहीं हो रहा था। जस्ट मैं फ़ील कर पा रही थी अपनी बॉडी को, अपने आप को, कि बस यही दिन है, आज के लिए ही कर रहे हैं और करना ही है, बस इतना ही जितना मुझसे होगा। और सब कुछ ठीक था। वो अगर इंजरी ना होती तो काफ़ी अच्छा, मतलब उस दिन होना था, काफ़ी इंडिया को शायद मैं मेडल दे पाती, और बट वो नहीं हुआ, इंजरी हो गया। और मैं उसको, ऐसा था मैं कि मैं कंट्रोल भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि डिसलोकेशन था। और मैं कोशिश भी किया, मैं थोड़ा सा कि मैं ट्राई करूँ 30 सेकंड निकालूँ किसी तरह से, लेकिन वो नहीं निकला 30 सेकंड। और काफ़ी बुरा लग रहा था कि ये नहीं था कि मतलब मेडल के लिए बुरा लग रहा था, बुरा लग रहा था कि जिस चीज़ के लिए इतना ट्रेनिंग किया था, 1 साल से पूरा दिमाग में था उसी दिन के लिए, और वो दिन भी आ गया था और काफ़ी कुछ अच्छा था, लेकिन वो हो नहीं पाया। और मेरा फैमिली, जो मेरे कोच ट्रेनिंग कराए, सबका ही सपना था ये। और फिर ऐसा कि जब ओलंपिक्स में मेडल आता है तो ठीक है, सब हेलो हाय सबको पता ही है, और जब नहीं आता तो एकदम भूल जाते हैं सब। इसी बात का मुझे थोड़ी उस दिन रोई थी बस मैं 2 घंटे, कि सब भूल जाएंगे, है ना, कि यहाँ तक आए थे। चोट को भी कोई 2 महीने, वही हुआ, 2 महीने को याद करता, उसके बाद याद नहीं करते हैं। और उसके बाद मैं कभी रोई नहीं हूँ ओलंपिक्स को लेके, ऐसा कुछ कि मुझे रिग्रेट भी नहीं है कि मैंने अपना 100% नहीं दिया। मुझे लगता है मैंने काफ़ी अच्छा, और भी अच्छा कर सकते हैं, जैसे और अच्छे करेंगे ट्रेनिंग आगे, लेकिन उस दिन मैंने काफ़ी अच्छा किया था और मुझे रिग्रेट भी नहीं है, और आगे अच्छा करूँगी। जी,
एक और चीज़ जो मतलब इस गेम से रिलेटेड अगर रेसलिंग की बात करें, तो पहले रेसलिंग में होता क्या था कि हमारे पास बहुत सारे मेडल्स कॉमनवेल्थ गेम्स के थ्रू आते थे। अब जो 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं उसमें रेसलिंग नहीं है, तो उसको लेके क्या मतलब आप लोगों की तैयारियों में कोई इम्पैक्ट आता है, या फिर सारा फोकस जो है वो अब एशियन गेम्स और पेरिस ओलंपिक्स, सॉरी वो LA में जो ओलंपिक्स होंगे 2028 उस पर फोकस चला गया है? कहीं ना कहीं थोड़ा बुरा तो लग रहा है, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स और ओलंपिक गेम्स है जो हम एकदम टारगेट बना के जाते हैं। तो जैसे मेरा भी सपना था कि मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में जाऊं और मेडल लेके आऊं। इससे पहले मैं कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं खेली हूँ। लास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में फाइनल बाउट हमारे मतलब इंडिया में ट्रायल्स थे, मैं वहीं पे हार गई थी, तो वो था। लेकिन अब नहीं है, तो फिर क्या ही कर सकते हैं, अभी टारगेट एशियन गेम्स ही है और नेक्स्ट LA तो है ही। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप बना के चलते हैं, पहले चैम्पियनशिप टारगेट, फिर देन एशियन गेम्स है, ताकि 4 साल इतना बड़ा ना लगे कि बहुत ज़्यादा दूर है ओलंपिक्स हमसे। और अभी तो एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैम्पियनशिप पे ही है। देखो, ट्रेनिंग तो अपना 100% करेंगे, जो हमसे बन पड़ेगा सब कुछ करेंगे, बाकी भगवान बस कर्म करते रहो, फल की इच्छा नहीं करो। तो जो आपने इंजरी का जिक्र किया कि वो एक पेरिस ओलंपिक्स के टाइम पे आपको ऐसी इंजरी हुई और वो इंजरी से रिकवर करने में आपको काफ़ी टाइम लगा था, तो उस इंजरी से रिकवरी के टाइम तक IIS की तरफ से आपको किस तरीके से हेल्प की गई, यहाँ से किस तरीके की मदद मिली आपको? जैसे अभी मैं यहाँ पे ट्रेनिंग कर रही हूँ, तो सर्जरी के बाद मैं यहाँ पे रिहैब किया है और अभी तक यहीं पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस कर रही हूँ। और थोड़ा थोड़ा मैंने रेसलिंग भी शुरू कर दिया है। और ये सब मेरे जैसे SNC फिजियो कोच के अंडर हो रहा है, उनकी देख रेख में हो रहा है कि मैं कितना ही कर पा रही हूँ और कितना हमें करना चाहिए, क्योंकि कई बार लगता है कि बॉडी बहुत ठीक हमें कर लेना चाहिए, लेकिन फिजियोज़ को पता होता है कि हमें कितना करना चाहिए। तो काफ़ी हेल्प मिल रही है ट्रेनिंग करने में और न्यूट्रिशन में, साइकोलॉजिस्ट में, कुछ कुछ भी लगा लो, क्योंकि एक ऐसा टाइम आता, ऐसा बोल नहीं सकते कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, मतलब कुछ लगता है कभी कभार कि कुछ चीज़ें हेल्प कर सकती है हमें आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हम उस टाइम कुछ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि 2 महीना तो मैंने कुछ नहीं किया था, बिल्कुल घर पे थी, मैं मम्मी के साथ घर गई थी, कि उस टाइम नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं कि अभी ओलंपिक्स भी नहीं है और इंजरी भी साथ लेके आ गई हूँ और नेक्स्ट कंपटीशन के लिए रेडी बने। मेरी फर्स्ट सर्जरी था ये, तो ये मुझे ज़्यादा थोड़ा सा डर आ रहा था कि सुनने में आया सर्जरी कभी अच्छी ना हो तो फिर वो लाइफ टाइम तक नहीं ठीक रहता ये सब। बट काफ़ी हेल्प होती है यहाँ पे ट्रेनिंग करके और यहाँ पे रह के। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, कि मैं बाहर या चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे भी देखो, जिम कितना क्लोज है, आप न्यूट्रिशन से बात कर सकते हो, साइकोलॉजिस्ट से बात कर सकते हो, और कोच बिल्कुल पास में ही है। ये रेसलिंग गोल है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ना डिस्ट्रैक्शन बहुत कम मुझे लगता है कि यहाँ पे जगह ज़्यादा अच्छी मुझे क्यों लगती है, क्योंकि कुछ है ही नहीं बाहर जाने को। मार्केट छोटी सी है, कुछ ऐसा नहीं कि मूवी देखने चले जाओ, शॉपिंग करने, कुछ है ही नहीं बाहर, सिर्फ यही छोटी सी दुनिया है हमारी, ये हमारा घर है। मुझे तो घर ही लगता है, क्योंकि अभी जैसे ये ट्रेनिंग करने आए हैं कैंप वाले, तो मुझे लगा है मेरे घर में ट्रेनिंग करने आए, मेरा तो यहाँ कंफर्ट जोन है रह के। और बस यही। बिल्कुल। तो अभी जैसे आपने इंजरी की बात की और फिर रिहैब की बात की, इंजरी और रिहैब के बीच में किसी भी एक प्लेयर, किसी भी एक एथलीट की को लेकर बात करूं, तो वो जो सेशन होता है वो कितना डिफ़िकल्ट होता है किसी भी प्लेयर के लिए, किसी भी एथलीट के लिए, कि आप पेरिस ओलंपिक्स में गए, वहाँ जो आपने खुद से एक्सपेक्ट किया था या पूरा देश आपसे जो एक एक्सपेक्टेशन रहती है, आप वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए, फिर वहाँ आपको इंजरी हो गई, फिर उससे रिकवरी में काफ़ी टाइम लग रहा है, तो वो जो टाइम होता है वो किसी भी एथलीट के लिए कितना टफ होता है, या आपके लिए कितना टफ था? सभी एथलीट के लिए टफ ही होता है वो टाइम, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा उम्मीद लेके जाते हैं कि ये सब होने वाला है, लेकिन वो होता भी नहीं, इंजरी भी साथ लेके आ जाते हैं, तो वो एकदम से पलट जाती है सारी चीज़ें। और फिर जब हम ऐसे डिप्रेस फील करते हैं ना, ऐसा गंदा फील करते हैं, तो एक ट्रेनिंग ही है जो हमें अच्छा फील कराती है। जैसे ट्रेनिंग करके पसीना निकलता है, स्वेटिंग होके सारा प्रेशर निकल जाता है, सारे नेगेटिव थॉट्स निकल जाते हैं, लेकिन हम वो भी नहीं कर पा रहे उस टाइम पे। तो और फिर वही बस अपना घर वालों के साथ रहते हैं और बहुत ही गंदा फील होता है, क्योंकि रेसलिंग के भी क्लोज नहीं जा सकते हम, और घर भी कभी कभी जाते हैं। जैसे भी इतना रेसलिंग में इन्वॉल्व हो चुके हैं ना, तो घर भी मन नहीं लगता हमारा, बॉडी को आदत नहीं इतना रेस्ट लेने की। जब भी घर जाते 2 दिन के बाद आता है, अभी तो ट्रेनिंग कर ही लेते, 2 दिन हो गए, इससे ज़्यादा क्या ही रेस्ट लेंगे, तो वो तो लंबा रेस्ट हो जाता है इसमें। और फिर वही थॉट्स की, जैसे बॉडी माइंड वही रहता है कि इतना सब कर पा रहे थे, बॉडी नहीं जाती, क्योंकि बॉडी भूल चुकी है कुछ चीज़ें, उनको दोबारा रिपीट कराना ज़रूरी है। और जब हम मैट पे जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि ये तो मैं पहले कर रही थी, अभी क्यों नहीं हो रहा मुझसे, ठीक है, फिर दिमाग दोबारा से ख़राब हो जाता है। फिर मैं थोड़ा सा मैं रोने लग जाती हूँ, जो चीज़ें मुझसे नहीं हो रही है ना, तो फिर वो मेरे को डिस्टर्ब करती है, मैं सिर्फ रोने लग जाती हूँ, मेरे पास कुछ नहीं करने को। और तब भी ऐसा ही चल रहा है, जैसे
ठीक मैं काफ़ी हद तक हो गई हूँ, रेसलिंग मैंने शुरू कर दिया, लेकिन बॉडी इस जगह पे नहीं जो ओलंपिक से पहले जा रही थी, समझ रहे हो? और ट्रेनिंग कितना अच्छा था, सब कुछ कितना अच्छा था, और मैं ये फास्ट कर पा रही थी, वेट थोड़ा सा बढ़ गया था और मैं वो चीज़ें नहीं कर पा रही हूँ। तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट यही है कि अपने दिमाग को थोड़ा सा कंट्रोल रख के कि ये प्रोसेस है और ये होना ही था, क्योंकि इंजरी हुआ था, धीरे धीरे समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बाकी सभी एथलीट को चाहे फर्स्ट इंजरी हो चाहे लास्ट भी नहीं बोल सकते, क्योंकि चलता ही रहता है ये तो, कितनी भी इंजरी हो उतना ही बुरा लगता है। कभी ऐसा नहीं कि अभी तो मैं आदत होगी मुझे इंजरी की, दर्द की आदत हो जाती है, लेकिन दिमाग से इंजरी की मतलब ऐसा ही रहता है कि बहुत ही परेशान हो जाते हैं। भगवान करे आपको कभी भी ऐसी इंजरी ना हो या किसी भी एथलीट को किसी ऐसी को भी इंजरी नहीं। नहीं हो। एक चीज़ जो आपने अभी वेट को लेके बात की, वजन को लेके बात की, जो कंट्रोवर्सी हम लोगों ने देखी थी पेरिस ओलंपिक्स में जो हुआ था विनेश फोगाट के साथ जो चीज़ें हुई, तो क्या आपको क्या लगता है कि वैसे वेट को जो एक मतलब एज अ फैन समझना चाहें कि या फिर जो लोग जानना चाहते हैं कि वेट 100 ग्राम जो काफ़ी कम माना जाता है, बहुत ही कम माना जाता है, तो एक एथलीट के लिए 100 ग्राम कितना इंपॉर्टेंट होता है? और जब आपको लगता है कि आपका वेट कभी आपकी कैटेगरी से ज़्यादा चला गया है तो आप तुरंत उसको कैसे कम करते हो? ये चीज़ आपसे समझना चाह रहे हैं। हमारा रेसलिंग ही वेट कैटेगरी में होता है, जैसे अब मैं 68 में खेलती हूँ, मेरा वेट 71 तक चलता है, कभी कभी 72 हो जाता है, तो उसको कंट्रोल में करके ही चलना पड़ता है और डाइट कंट्रोल करना पड़ता है। ट्रेनिंग को थोड़ा सा जैसे न्यूट्रिशन डिसाइड करते हैं मैं क्या खाना चाहिए, और जैसे कोच डिसाइड करता है कौन सी में ट्रेनिंग करनी चाहिए। धीरे धीरे हम एकदम से नहीं करते, क्योंकि मैं पहले से पता होता है कि अभी ओलंपिक्स आ रहा है, ये तो नेक्स्ट डे ओलंपिक एकदम से आ गया है, तो मुझे पता है मुझे धीरे धीरे कम करना है, तो मैं धीरे धीरे से कम करती हूँ। और वेट का बहुत ही जैसे मायने होते हैं रेसलिंग में। मैं एक बार जब सब जूनियर थी, मैं 400 ग्राम मेरा वेट रह गया था, मैं नहीं खेल गई थी, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैं बाहर हो गई थी। अच्छा, आपके साथ भी ऐसा मेरे हो चुका है? साथ 400 ग्राम मेरा वेट रह गया था, कम ही नहीं हुआ था। मैं जब पता नहीं था इतना वेट कैसे कम करते हैं, मैं 60 से 49 लेके आई थी, 49 में जब मैं खेलती थी, और वो नहीं आया था मेरा वेट। और तो फिर ऐसे मतलब इंडिया के लिए भी अच्छी बात नहीं है, मतलब हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए चीज़ों का कि मतलब ऐसा है। और वेट को काफ़ी कंट्रोल करना पड़ता है रेसलिंग के लिए, ऐसे खा भी नहीं सकते। जैसे अभी ऑफ सीज़न थी तो मैं थोड़ा सा अच्छे से खाया घर का, तो 76 चला गया था मेरा वेट, अभी 71 है, तो काफ़ी कंट्रोल रखना पड़ता है सभी चीज़ों का। आउटसाइड बाहर का कुछ खा नहीं सकते हैं, और अगर जब तक रेसलिंग करे तब तक तो मैं कंट्रोल रखना ही। एरिका यहाँ आई हुई है और जो 2016 में ऑलरेडी एक गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी है, और जहाँ तक पहुँचने का हर एक एथलीट का सपना होता है, चाहे वो आप रेसलिंग में हो या कोई भी अदर स्पोर्ट्स में। तो जिस तरीके से वो आ रही हैं, वो आप लोगों से इंटरेक्ट कर रही हैं, बाकी एथलीट से भी मैंने देखा कि इंटरेक्ट कर रही थी, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहता है? एक ओलंपिक चैम्पियन, वो भी दूसरे नेशन का आके अगर आपसे बात कर रही हैं तो? काफ़ी अच्छा भी है और काफ़ी एक्साइटिंग भी था है। जैसे वो एक तो वो मतलब मुझे जेन्युइन लगे काफ़ी पर्सन, कि वो बहुत अच्छे से बात करते हैं और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। जैसे जो क्वेश्चन हमने पूछे हैं अच्छे से एक्सप्लेन करे हैं, बताए हैं, जो हमारे अंदर की बात वो समझ पा रहे थे कि हम क्या पूछना चाहते हैं, और वो एक चैम्पियन है तो वो अच्छे से बता पा रही थी कि कैसे चीज़ों को हैंडल करना चाहिए, क्योंकि वो देख चुकी है सारी चीज़ें। और जैसे प्रेशर हैंडल करना तो सब अच्छे से बता रही है, और कुछ चीज़ें जैसे उन्होंने कुछ टेक्निक्स बताए हमें मैट पे जो बता रही है, बहुत नई चीज़ें भी लग रही हैं, कुछ जो छोटी छोटी बारीकियाँ बता रही है, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है उनके साथ टेक्निक करके या फिर उनको देख के। पहली बार इतना पर्सनली मैं किसी से मिली हूँ ओलंपिक चैम्पियन से, अदरवाइज मैं तो साक्षी दी के साथ रहती हूँ, उनसे बातें करती हूँ, लेकिन ये ऐसा मन में था कि ये तो हम इंडियंस है, बाहर वाले क्या सोच के रखते हैं, उनके दिमाग में क्या चलते थे, वो रेसलिंग करते हैं या फिर, तो काफ़ी अच्छा लगा उन। और अपॉर्चुनिटी की बात है वो यहाँ पे आई हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे पास ऐसा सेंटर है जो जहाँ पे वो आ सकी और इतने बच्चों को इंस्पायर कर पाए। लास्ट क्वेश्चन, एक फ़ैन की तरह, क्या एशियन गेम्स जो 2026 में होने वाले हैं और LA 2028 कि मैं एक फ़ैन की तरह पूछ रहा हूँ कि हमारी निशा दहिया पूरी तरह से तैयार मान रही है, अपने आप को खुद को अभी तैयार मान रही है इस गेम्स के लिए, और इन गेम्स में हम एज अ फ़ैन या पूरे देशवासी के आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखें? मैं पूरी कोशिश करूँगी अच्छा ट्रेनिंग करने का, और अच्छा मतलब सब रखने का, प्लान के हिसाब से सब कुछ जाए और अच्छा ही जाएगा। अब मैं तो खुद से उम्मीद क्या, मैं तो मान के चलूँगी कि मैं मेडल लेके आऊँगी वहाँ से, और अभी मेरा टारगेट गोल्ड का ही रहेगा, क्योंकि जब तक हम अच्छा कुछ ड्रीम नहीं सोचेंगे तब तक काफ़ी अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो मेरा तो वही ड्रीम है, और बस यही, आप भी उम्मीद लगा सकते हैं मेरे से। और मैं काफ़ी कोशिश करूँ किसी को निराश ना करूँ, और अपने आप को भी मतलब काफ़ी अच्छा
कर पाऊँ मैं। जी, बिल्कुल हमारे जैसे सभी देशवासियों को ये उम्मीद है और बहुत अच्छा होगा। आपको हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट, साबी की तरफ से ऑल द बेस्ट। सब लोगों की काफ़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं और आप जिस तरीके से ट्रेन कर रही हैं, आपकी ट्रेनिंग को मैंने देखा है, तो वो उम्मीद है, हमें भी ऐसा लग रहा है कि गोल्ड मेडल आने वाला है दोनों गेम्स में। ये हमारे साथ निशा दहिया थी और आप खेल से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल लल्लन टॉप स्पोर्ट्स, और दुनियादारी की खबरों के लिए आप हमारे चैनल दी लल्लन टॉप को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।